गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम मनीष यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, GOF एकेडमी द्वारका। आप सभी को ये एक सैम्पल पेपर मिल गया होगा जो GF एकेडमी ने रिलीज किया है। इसके अंदर CBSE बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन जो साइंस का आपका 4 मार्च को होने वाला है, उसके प्रैक्टिस के लिए हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने 2 सैम्पल पेपर बनाए हैं और उसी में सैम्पल पेपर 1 का आज हम फिजिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। CBSE एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं, एग्जाम में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, बट पेपर इस हिसाब से होता है यू कैन इजीली डू इट इनटू 2 आवर एंड 2 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, और आप स्पेयर कर सकते हैं अराउंड 30 to 40 मिनट्स अपने रिवीजन के लिए। बट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखना होता है। जो भी आंसर्स आप लिखें उसे प्रॉपरली स्पेसिफाई करें। एग्जामिनर के पास पूरा नहीं होता है कि आपने एक लॉन्ग टर्म में आंसर लिख दिया, बहुत बड़ा आप लेंदी आंसर्स लिखते जा रहे हैं। आंसर साइंस में स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो भी इस सैम्पल पेपर 1 में फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 एज, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है आंसर 13, अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, current is given as 20 ampere and it is passed for 3 minutes। बेटा करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है और आपसे पूछा है चार्ज। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और Q हमें निकालना है। हमारे पास रिलेशन है I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज गिवन एज 20, Q हमें कैलकुलेट करना है, बट रिमेंबर टाइम शुड बी इन सेकेंड्स। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम इंटरवल बी 180 सेकेंड्स। तो Q विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अगर आप इसको रफ में सॉल्व करते हैं तो आप वहां पर जब भी आंसर लिखें, राइट ऑन आंसर 13, ऑप्शन लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, Q इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सिर्फ आप ऑप्शन मत लिखिएगा। अगर आप लिख देते हैं ABCD, जनरली होता क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी में अच्छे से अल्फाबेट को लिखते नहीं है और वो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है उन सब चीजों में कि आइदर यू हैव रिटन बी और। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट। एक ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे जो आपको दिया है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन भी करना पड़ सकता है। हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। कहते हैं द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अज्यूम्ड टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्ल्ड क्लोज्ड लाइंस। नो, these are not curled, these are closed loops। Zero field strength is represented by parallel। No, inside the magnet it is parallel। आप वहां पे जीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं कह सकते। यस, एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द डिग्री और द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आप इस आंसर में कैसे लिखेंगे, राइट डाउन आंसर नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी, और आप कंप्लीटली उसको लिख देंगे कैसे, the degree of closeness of field lines indicates the relative strength of magnetic field। इन केस आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लास्ट में करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, देन ओनली फिर आप ऑप्शन लिखिए। अदरवाइज आप प्रॉपर जो ऑप्शन करेक्ट है उसका स्टेटमेंट कंप्लीटली लिख दीजिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के ऊपर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर शोन हेयर द करंट फ्लोइंग थ्रू द 40 ओम रजिस्टर, 3 एम्पियर का करंट आपका एंटर हो रहा है और यहां पर आप देखिए पैरेलल कनेक्शन है जिसमें AB के अक्रॉस 2 रजिस्टर्स हैं 5 + 20।
बेटा ये सीरीज कनेक्शन है। यहां पर अगर आप देखें तो 5 + 20 विल बिकम 25, ये 25 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पर अगर आप देखें 10 + 40, ये आपका 50 ओम का रजिस्टर है। देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, वहां से रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा। यहां पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 25 और 50, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2। अगर 25 ओम यहां पर रेजिस्टेंस है आपका, तो करंट कितना हो जाएगा, यहां से 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। और 50 ओम है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। अब 1 एम्पियर जब यहां से फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज है 10 और 40, तो 1 एम्पियर 10 से ही जाएगा और 1 एम्पियर ही कहां से जाएगा आपका, 40 से। इट मींस द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। और आप क्या लिख देंगे, आंसर 15 ऑप्शन बी, 1 एम्पियर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। in the house the MCB keeps on tripping again and again, what could be the reason of this phenomena? ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है ओवरलोडिंग। अगर आपके सर्किट में मीन्स लाइंस पे ओवरलोडिंग है, आप ज्यादा पावर के डिवाइसेस को यूज करें, तो फॉल्टी डिजाइन, अगर एमसीबी का डिजाइन सही नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो तीनों ही केसेस में, चाहे आपका ओवरलोडिंग हो, चाहे आपका फॉल्टी डिजाइन हो, या आपका शॉर्ट सर्किट हो, तीनों ही केसेस में एमसीबी आपकी ट्रिप करेगी, ताकि आपके सर्किट को, आपके घर की वायरिंग को नुकसान ना हो। तो हेंस ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। तो यू विल सिंपली राइट आंसर 16 ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको ध्यान से देख करके चलना है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में पहले देखिए क्या असर्शन ठीक है, क्या रीजन ठीक है, और क्या उसका एक्सप्लेनेशन ठीक है। फिर कि रीजन जो है वो एग्जैक्टली असर्शन का ही है या कुछ और स्टेटमेंट की बात कर रहा है। अब यहां पर हम बात करें, व्हेन अ व्हाइट लाइट beam passes through a glass prism, it emits a spectrum. ग्लास प्रिज्म है, जब भी व्हाइट लाइट जाती है, आपको पता है व्हाइट लाइट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स विबग्योर। इसी विबग्योर को हम क्या बोलते हैं, ये सेट ऑफ विबग्योर ही आपका क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आया था, वहां पर दिया था when a white light passes through a hollow prism it emits a spectrum। अगर यहां पर hollow prism होता तो असर्शन आपका फॉल्स था, बट इट इज अ ग्लास प्रिज्म, असर्शन आपका सही है। नेक्स्ट कम्स द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड अ ग्लास प्रिज्म डिफर्स फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड। देखिए बाहर की तरफ अगर हम लें तो इट हैज एयर, और अंदर लें तो प्रिज्म है, प्रिज्म का अपना मटेरियल, दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है, तो स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब रीजन भी करेक्ट है। अब आप यहां पर स्टेटमेंट देखिए कि क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। जैसे ही व्हाइट लाइट पास होती है, मान लीजिए आपका प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट गई, इट बेंड्स, और अब यहां पर ये जैसे ही आएगी तो इसके 7 कंपोनेंट्स होंगे। लेट्स से ये हमने दिखा दिए, यहां से इट इज आर एंड इट इज वी, और ये सीरीज होगी विबग्योर, VIBGYOR। कहते हैं ये जो रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे, दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। तो करेक्ट हम इसको नहीं बोलेंगे, स्पीड की बात ठीक है, बट यस, क्योंकि इन सब का वेवलेंथ अलग है, और आपको पता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका डेविएशन कम होता है, मीन्स उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। तो अगर इसको करेक्ट होना होता, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होता, तो यहां पर रिफ्रैक्शन की बात भी होती। इस पर्टिकुलर केस में वी कैन राइट आंसर 20, बोथ ए एंड आर करेक्ट,
but R, that is reason, is not correct explanation of A, that is assertion. स्पीड वाला पॉइंट ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि सर स्पीड की बात करिए तो सही नहीं। यहाँ पर अगर वो वेवलेंथ की बात करता, उस वेवलेंथ के अमाउंट से फिर वहां पे रिफ्लेक्शन किसके साथ कितना होना है, ये अगर एक पॉइंट ऐड हो जाता, देन इट वुड हैव बीन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं करी, हेंस वी आर राइटिंग बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस की बात करी ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर नंबर और ऑप्शन लिखिए और करेक्ट ऑप्शन जो है उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें यहाँ पर ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इट मीन्स अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा। कहता है व्हाई डज इट टेक सम टाइम टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन डिम रूम व्हेन वी एंटर द रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड। देखो बेटा, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि डिम रूम में जहां पर रोशनी कम है वहां जब आप एंटर करते हैं तो आपको देखने में थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्लियरली नहीं दिखता। कब? जब आप ब्राइट सनलाइट से आते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके प्यूपिल के ऊपर। प्यूपिल अकॉर्डिंगली अपने साइज को सेट करता रहता है, कब वो एक्सपेंड करना है, कब वो नॉर्मल रहना है, या कब उसका साइज कैसा रहना है। अब आपको जब यहाँ पे आंसर लिखना होगा, यू प्रॉपरली राइट आंसर नंबर 25, अंडरलाइन इट। आंसर क्या लिखेंगे आप? इन ब्राइट लाइट और इन ब्राइट सनलाइट साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल as we enter in dim room it takes time to see the objects because of time taken by pupil to expand। एक्सपेंड करता है बिकॉज ब्राइट लाइट में क्या होता है, उसका साइज स्मॉल होता है, तो बिकॉज ऑफ टाइम टेकन बाय प्यूपिल टू एक्सपेंड फ्रॉम स्मॉल साइज। और जैसे ही प्यूपिल एक्सपेंड कर जाता है यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए प्रॉपर। और अगर आपको लगता है आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आपके पास टाइम है, तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो की पॉइंट है उस आंसर का, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या कर सकते हैं, ब्राइट सनलाइट, साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ टाइम टेकन बाय प्यूपिल टू एक्सपेंड। अब एग्जामिनर को क्या होगा, इजी हो जाएगा चेक करने में, वो सिर्फ अंडरलाइन पार्ट को ही देखेगा और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चल नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohit focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the position of candle, screen and the lens as under. Position of candle is 26 centimeter. Position of convex lens is 50. Position of screen is 74. What is the focal length of the convex lens? What will be the image formed if he shifts the candle towards the lens at position of 38 centimeter? Option 3, question 3 is draw a ray diagram to show the formation of image in case 2. देखिए बच्चों, कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है
तो यस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका क्या लगने वाला है, लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला इज 1 by f equal to 1 by v minus of 1 by u, where f is focal length, v is image distance and u is object distance. इस डेटा से पोजीशन ऑफ कैंडल, पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ स्क्रीन 26, 50 एंड 74, यहाँ पर आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है और आपका इमेज डिस्टेंस कितना है. देखिए पोजीशन ऑफ कैंडल इज 26, पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50. यू कैन कैलकुलेट u, that is 50 minus of 26, that is 24 सेंटीमीटर. अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें. स्क्रीन पे इमेज बनेगी तो v विल बी इक्वल टू 74 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे पास लेंस दे रखा है कौन सा बच्चों, convex lens. For convex lens u is negative, that is minus 24 centimeter. v is formed on screen real and inverted. लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड है तो साइन कन्वेंशन फॉर द इमेज इज पॉजिटिव बिकॉज वो राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रहा है. तो v विल बी इक्वल टू प्लस 24 सेंटीमीटर. चलिए नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला इज 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस ऑफ 1 by u. बेटा जब भी आप लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला यूज करें ध्यान रखना आप साइन सिर्फ उसी का कंसीडर करेंगे जिसके वैल्यूज आपको दे रखे हैं. जो पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है आप उसके साइन को यूज नहीं करेंगे. नाउ कमिंग टू 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस ऑफ 1 by u. 1 by f is equal to 1 by v is 1 by 24 minus of 1 by u is minus of 24. Hence we get 1 by f is equal to 1 by 24 minus minus plus 2 by 24. Hence f will become 12 centimeter. और फोकल लेंथ आपका कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव. तो आपको एक और चीज पता चलेगी कि ये आंसर अभी तक आपका करेक्ट है क्योंकि ये वैल्यू भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव. इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं. दिस इज फर्स्ट पार्ट. वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल फ्लेम टूवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 38. पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखें तो वो u की वैल्यू को चेंज कर देगा. कैसे चेंज कर दे, पहले 26 पे था कैंडल का पोजीशन, अब वो 38 पे हो गया. तो u विल बी इक्वल टू 50 माइनस 38, दैट इज 12 सेंटीमीटर. बेटा यहां पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ. और जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो देखते हैं इमेज आपका कहां बनने वाला है. लेट्स कम टू मेक अ कन्वेक्स लेंस. ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 एंड 2f2. चलिए एक पॉइंट ऐड करते हैं. बेटा कन्वेक्स लेंस के अंदर आपके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, f1 एंड f2. कन्वेक्स लेंस में f2 जो राइट हैंड साइड पे है इट सर्व्स एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और यहीं से हम फोकल लेंथ को मेजर करते हैं. और राइट साइड में है ये तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये कैसा होता है आपका, पॉजिटिव. अब देखिए यहां पर इसने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट इज एट f मींस u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इस केस में लाइट रे जो पैरेलल जाएगी इट विल पास थ्रू f2 और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे ये भी कैसे जाएगी, स्ट्रेट. एंड
दिस विल मीट एट इंफिनिटी। ये कहां पर मिलने वाला आपका? जब भी आप रे डायग्राम बनाएं तो एरोज का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज एरोज आर इंपॉर्टेंट। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको इसी तरीके से आंसर वहां पे लिख देना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is suffering from myopia and hypermetropia. What kind of lens can correct this defect? How are these lenses prepared? A person needs a lens of power +3 diopter for correcting his near vision and -3 diopter for correcting his distant vision. Calculate the focal length of the lens required to correct these defects. बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से है। आप सीधा लिखिए आंसर नंबर 1 मायोपिया एंड वो किसकी बात कर रहा है? हाइपरमेट्रोपिया। आंसर को थोड़ा सा अच्छा बनाइए। यहाँ पे मायोपिया आपको पता है इट इज नियर साइटेडनेस। पास की चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, बट दूर की चीजों को देखने में आपको प्रॉब्लम रहता है। इट इज साइटेडनेस मीन्स पास की चीजें आपको क्लियर दिख रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया यहां पर आपको दूर की चीजें अच्छी दिख रही हैं, दैट इज फार साइटेडनेस। अब ऐसा है तो ये कौन सा लेंस होगा जो इसको करेक्ट करेगा? वट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट? दोनों है डिफेक्ट आपके यहाँ पे। मायोपिया भी है मीन्स आपको दूर का पास का क्लियर दिख रहा है, दूर का नहीं। हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पर आपको दूर का भी नहीं। तो ये जो आपके डिस्टेंसेस हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे केसेस में वी विल यूज बाइफोकल लेंस। वी विल यूज बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट इज हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड? तो मायोपिया जिसको आपने क्या कहा, नियर साइटेडनेस, मायोपिया के लिए करेक्शन क्या चाहिए आपका? कनकेव लेंस। एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको क्या चाहिए? कन्वेक्स लेंस। ये आपका ऑप्शन आंसर नंबर ए पार्ट का आंसर नंबर 2 हो गया। नाउ कमिंग टू बी पार्ट। द पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 diopter. Power is +3 diopter. And next, here power is -3 diopter. But mathematically, power is 1 by f. And when you are using 1 by f, write down. In this case, f is in meters. f किस में होता है आपका यहाँ पर? मीटर में होता है। तो P is equal to 3, it is equal to 1 by f. Therefore, f is equal to plus of 1 by 3 मीटर। आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इट विल बी सेम फॉर्मूला विल रिमेन P इक्वल टू 1 by f, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। It will be minus of 3 is equal to 1 by f and f will be equal to minus of 1 by 3 meter. और अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, यू कैन राइट f पॉजिटिव है तो इट इज योर कन्वेक्स लेंस, दैट इज कन्वर्जिंग। f नेगेटिव है इट इज योर कनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से लेंस की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा लेंस आपको प्रेफर किया गया है। इस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करते हैं। अब कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? लिस्ट एनी 2 यूजेस। आंसर नंबर
32 में 3 पार्ट हैं। पहले हम पार्ट नंबर ए करेंगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली अ कन्वर्टेड मैग्नेट। एक क्या है आपका कन्वर्टेड मैग्नेट है। क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे एक कॉइल को वाउंड अप कर देते हैं और वहां से करंट पास को आप एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं, जिससे आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो विल सिंपली राइट द आंसर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is a magnet formed by passing the current through the coil wound on soft iron core। ये आपकी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। क्या था, लिस्ट एनी टू यूज, सिंपल यूजेस की बात कर देते हैं। यहाँ आप बात कर सकते हैं इस आपका इलेक्ट्रिक बेल, दो यूजेस पूछ। यू कैन राइट इट एज लाउड स्पीकर, यू कैन राइट टेलीफोन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दो पूछे तो हम दो की ही बात। ऑप्शन नंबर बी, draw label diagram to show how an electromagnet is made। सिंपल एक मैग्नेट है जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने क्या किया, कॉइल को वाउंड कर दिया। लेट्स से दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, क्योंकि आपको क्या करना है, एक करंट पास करना होगा। इसी के ऊपर क्या करते हो आप, कॉइल को बाउंड करके रखो। लेबल कर देंगे आप इसको, कॉइल, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर and this is your coming to part C। state the purpose of soft iron core used in making an electromagnet। आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है और एक मैग्नेट बनाना है जिसकी रिलेटिवली एक हाई स्ट्रेंथ हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसकी हाई हो। तो सिंपल आंसर आप लिखेंगे सॉफ्ट आयरन कोर हैज हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपके एनसीईआरटी बुक के टर्म्स में एक हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रखा है, बट सीबीएसई के लास्ट इवैल्यूएशंस को देखें और आंसर कीज को देखें तो यहाँ पर वो आपको हाफ मार्क ही अलॉट करता है 1 मार्क में से। तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इट हैज हाई परमिएबिलिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोवाइड्स good linkage of magnetic flux, good linkage of magnetic flux from primary to secondary coil। एक्टिविटी फॉर्म में आपके एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पर, इस तरीके का आपको आंसर लिखना है वहां। Now coming to next question, question number 36। With the help of labeled circuit diagram, describe an activity to illustrate the pattern of magnetic field lines around a straight conductor carrying long conducting wire। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वहां से आप करंट को पास करेंगे और
आपको पता है व्हेन अ करंट इज पास्ड इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर एक सेटअप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, लाइक एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से हमने एक पास किया लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं आपका बैटरी के। आप चाहें तो सेटअप के बीच में की भी लगा सकते हैं, की को क्लोज कर दिया। इट्स ए कंडक्टर ए बी, और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या समझते हैं, यहाँ पर इस वुडन बोर्ड के ऊपर वी हैव प्लेस्ड सॉफ्ट आयरन कोर। तो जैसे ही करंट आपका पास होगा इसके हर एक पॉइंट पे, जैसे जैसे कंडक्टर के हर एक पॉइंट से करंट पास होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी इस वुडन बोर्ड के ऊपर आयरन पीसेस होंगे वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक। इसमें आप डायग्राम के साथ साथ आंसर भी लिखिएगा 2 लाइन का। इट इज व्हेन ए करंट is passed through a long straight conductor, the iron pieces capped on wooden board वुडन बोर्ड तो आपको हाईलाइट कर देना यहाँ पर, ये क्या आपका वुडन बोर्ड arranges themselves in form of concentric circles because of मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से आपके आयरन पीसेस ने अपने आप को कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज कर लिया। यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं आयरन पीस इन कंसेंट्रिक। ये क्या है आपका, दिस इज अ ई, दिस इज अ, this is the answer for answer number। coming to answer number, कहते हैं is there a similar magnetic field produced around the thin beam of moving alpha particles and neutrons। कहते हैं क्या यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराएं और न्यूट्रॉन्स को मूव कराएं तो क्या सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बेटा ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, बट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नॉट गेट प्रोड्यूस। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा पार्टिकल्स हैव 2 protons and 2 neutrons, comma, a similar magnetic field is produced। But neutrons are neutral and hence न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हेंस नो मैग्नेटिक
field is reduced. आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके आंसर्स को लिखना होगा। डायग्राम बनाया, डायग्राम की लेबलिंग कर ली और डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपने। नेक्स्ट पार्ट, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स में क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसलिए वहां पर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल है तो वहां पर आपका प्रोड्यूस नहीं हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 39। The path of light is altered when it moves from one transparent medium to another. This phenomena is known as light refraction. The optical density of the medium that the light passes determines how the light will bend. ये आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करी कि रेयरर से डेंसर जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहते फ्रॉम मीडियम टू मीडियम लाइट ट्रेवल्स एट वेरिंग स्पीड्स, अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग स्पीड से मूव करता है। यस, बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहते मीडियम विद हायर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑप्टिकली रेयरर, लाइट जहां पर तेजी से जाएगी वो रेयरर होगा और जहां पर लोअर स्पीड से जाएगी दैट विल बी अ डेंसर मीडियम। कहते व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट ऑल्टर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड और वेवलेंथ आपकी चेंज होगी। It came to the conclusion that the primary cause of refraction is a change in light speed. ये आपको उसने केस स्टडी के लिए एक पैरा दे दिया और उसके बेसिस पे अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू लाइट रेज बेंड इन वन ऑफ द अबव टू वेज व्हेन दे पास फ्रॉम एयर थ्रू ग्लास। कहते एयर से ग्लास की तरफ अगर वो आए तो ऑप्शन 1 एयर टू ग्लास की बात कर रहा है वो। एयर आपका रेयरर मीडियम है और ग्लास आपका कैसा डेंसर मीडियम है, बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट दैट इज 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मोर देन 1 है, एयर से ज्यादा है तो ये कैसा हो गया डेंसर। तो सिंस एयर इज रेयरर मीडियम एंड ग्लास is denser medium, when light passes from air to glass it bends towards normal. इसने दे हुए रखा आपको रेयर से डेंसर है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स। ऑप्शन नंबर 2, तो व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए इसमें यहाँ पर तो डायरेक्ट ही उसने लिखा हुआ है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट ऑल्टर। फ्रीक्वेंसी तो आपकी चेंज होती नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। Part number 3, at what angle the ray of light hits the boundary of second medium so that no bending of light occurs. बेटा आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, sin I by sin R is equal to refractive index or refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Whenever the angle of incidence is 0, sin I, देखिए from Snell's law, sin I by sin R is equal to n2 by n1. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता आपका, इफ I इज इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 मीन्स नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, ओनली स्पीड
चेंजेस, यस स्पीड चेंज करेगा क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है। और एंगल आई तब जीरो होगा जब वो सेकंड मीडियम पे कैसा आएगा, परपेंडिकुलरली, बिकॉज नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है वही क्या होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप क्या लिखेंगे, एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री, तो लाइट रे मस्ट हिट परपेंडिकुलरली। जब वो परपेंडिकुलरली आएगा उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका 0 डिग्री। तो द लाइट मस्ट हिट परपेंडिकुलरली टू द सेकेंड मीडियम। तो सैंपल पेपर 1 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बच्चों ध्यान रखना, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करिए और प्रॉपरली गैपिंग दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद आप उसको लाइन से सेपरेट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो चैंपियंस, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा की। साइंस है ना, आने वाला सबसे बड़ा त्योहार क्या है, साइंस। अभी कल हमारा साइंस डे था, 4 तारीख को हमारा एक और सबसे बड़ा साइंस डे है क्लास 10 वालों के लिए। साइंस का एग्जाम है 4 तारीख को। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं आज आ गया हूं आपके साथ आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कराने। कैसे, सैंपल पेपर्स आप सबको बांटे गए हैं, जिसको नहीं मिले हैं वो प्लीज लिंक में जाइए, सैंपल पेपर डाउनलोड करिए। इस पेपर को आप करेंगे, कोशिश करना कि पहले खुद सॉल्व करो, जहां नहीं हो पाता मेरी हेल्प लो, मैं तो आ गया आप सबके पास हेल्प करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से अगर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो लगभग लगभग यही पेपर आएगा, अब ये मान के रखिए, ठीक है। बहुत हाई, बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, जैसा सीबीएसई का पेपर आता है एग्जैक्ट वही पेपर है। पेपर लीक नहीं किया मैंने, लेकिन कह भी सकते हो। ओके चलिए बात करते हैं। पेपर के 3 सेक्शंस हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। मैं आपको केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं, बायो और फिजिक्स आप बाकी लेक्चर्स, बाकी वीडियोस देखिए और कर लीजिए। सबसे पहले क्या है कि एमसीक्यू जब आता है हमारे पास, एमसीक्यू बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है चैम्प्स, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। एमसीक्यू में आपकी जो नॉलेज होती है वो तो काम करती है, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स भी बहुत काम करती है। तो आप ट्रिक्स और टैक्टिक्स पे जाओगे ज्यादातर, ठीक है। सिर्फ नॉलेज काम आ रही तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ी सी ट्रिक्स और टैक्टिक्स पे काम करो। ज्यादा कैलकुलेशन और ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस नहीं रखना चाहिए एमसीक्यू में। मैं केमिस्ट्री और बायो की बात कर रहा हूँ, ओके। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आ गया तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। So let's come to the next first one. A few drop of aqueous NaOH. Few drop of aqueous NaOH are dropped on pH paper. The color of pH paper. Sorry. NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है या एसिड है या न्यूट्रल है, सबको पता है। ये जो है ये बेस है, और जो बेस होता है चैम्प्स, जो बेस होता है वो पीएच पेपर को कैसा कर देगा, वायलेट, येलो, ग्रीन या ब्लू। ये एक अच्छा बेस है, ब्लू कर देगा। चलो तो ब्लू कर देगा तो मैं ब्लू से टिक कर देता हूं, है ना। ये ब्लू इज द आंसर। गॉट इट चैम्प्स। ओके देन नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो कौन सी नहीं है, तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 चीजें आपस में मिलती हैं, ओके। 2 चीजें मिलती हैं और कुछ नया बना देती हैं, 2 या 2 से ज्यादा मिलती हैं और कुछ नया बना देती हैं। यहाँ पे एक अकेली चीज है, कंबाइन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन में होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 हैं और 2 मिलकर कुछ एक बन गई है, तो शायद ये कॉम्बिनेशन में आएगी। यहाँ पे 2 हैं और 2 मिलकर एक नई बन गई है, तो भी शायद कॉम्बिनेशन में आएगी। यहाँ पे 2 हैं और 2 में ही है, तो कॉम्बिनेशन नहीं है ना। 2 मिलकर अगर कोई एक चीज बन जाती तो कंबाइंड होती है, यहाँ पे कंबाइंड नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे चैम्प्स, तो क्या होगा, जिंक जो है वो यहाँ SO4 के साथ आ गया है, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, आयरन अलग हो चुका है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड ही हमारे पास हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम देखिए ऑप्शंस में है सेकेंड और थर्ड, ये नहीं है। सेकेंड और थर्ड कहाँ है, यहाँ है, सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा भी हो गया। ओके थोड़ा सोचना है पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए तीसरा मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ओके नहीं तीसरे पे नहीं रुकता,
मैं खुद बताऊंगा मैं कैसे पे रुकूंगा, जिसमें मैं रुक जाऊंगा समझ लेना कि मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? ये रिएक्शन अगर आपने नहीं कर रखी है पढ़िए, ठीक है, किताबों में है, प्लीज देखिए। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, और पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट बन जाता है लेड आयोडाइड। यहां पे देखो ध्यान से, अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो हम किसके साथ ये काम कर सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, नहीं कर सकते। पोटेशियम सल्फेट नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है, तो दो पोटेशियम के सॉल्ट नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों क्रॉस हो गए पहले ही। बचता है लेड एसीटेट और अमोनियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड नहीं होगा तो लेड एसीटेट ही होगा, क्योंकि लेड की जगह लेड का ही सॉल्ट हम रखेंगे, लेड एसीटेट। कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, कभी कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसे भी ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सोचना आना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर नॉलेज नहीं भी होती तो फिर क्या, जहां पे सेंस काम ना करे, वहां पे कॉमन सेंस काम करता है, उसे जिंदा रखना, उसे जगाए रखना। ओके, नाउ फार्मा न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग। अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई है, अगर सॉइल एसिडिक हो गया है, तो फार्मर्स किसका इस्तेमाल करके क्या उसमें डालेंगे कि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए? एसिड ज्यादा है तो क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। बेस, चलो देखते हैं इसमें से कौन सा बेस है जो हम डाल सकते हैं। कास्टिक सोडा नहीं डाल सकते, बेकिंग सोडा नहीं डाल सकते, खाने वाला सोडा है। जिप्सम तो डाल ही नहीं सकते। स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम होता है, इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और पढ़ लेना। ये आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग पेपर ऐसे ही आएगा। मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे मैंने क्वेश्चन दिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे आपको क्वेश्चन ये नहीं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अच्छे से पढ़ लेना। गॉट इट चैम्प्स? ओके, अगला करते हैं। इस पे मैं रुक जाता हूं, है ना, इस पे मैं रुक सकता हूं। अब आप ये पढ़ो और देखो, सोचो क्या ऑप्शन होना चाहिए, कुछ ट्रिकी ही होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, मैं आपको चलो 10 तक काउंट करता हूं। ओके, 10 तक काउंट करता हूं, 10 तक काउंट करने पे आंसर मुझे बता देना। 10 1 जा 10, बोलो आंसर। सिंपल सी चीज है ना, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्राइड। एक एलिमेंट एक्स है जो हाइड्राइड बनाता है H2X। बहुत सिंपल सी चीज है, H2X बनाया है उसने। अगर उसने H2X बनाया है तो क्या होगा, होगा ये कि HX, इसकी वैलेंसी 2 रही होगी, इससे X रहा होगा, तभी तो H2X बना होगा, तभी तो H2X बना होगा चैम्प्स। तो इसका मतलब आपको इसमें से वो X निकालना है, वो कंपाउंड निकालना है, वो सब्सटेंस निकालना है जिसकी वैलेंसी 2 हो सकती है ना, जिसकी वैलेंसी 2 हो सकती है। ज्यादा सोचना ही नहीं आता तो कोई बात नहीं, X का नाम नहीं पता तो, लेकिन फॉर्मूला तो देख रहे हो ना बेटा, फॉर्मूला देख लो क्या बनाया, H2X बनाया है। अगर H2X बनाया है मतलब X की वैलेंसी है 2। इन सब में किसकी वैलेंसी 2 हो सकती है, जरा बताओ मुझे जेम्स? कार्बन की 4 होती है, सल्फर की 2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, फॉस्फोरस की 3 और 5 दोनों होती है। कुछ कहना ही नहीं है, सल्फर इज द आंसर, है ना। अगर मैंने फिर से कहा कॉमन सेंस को जिंदा रखो, अगर सेंस काम नहीं कर रहा, अपनी क्वेश्चन पढ़ रखा है पहले से तो टू गुड, नहीं पढ़ रखा तो ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं बेटा। ओके देन, द एलिमेंट्स व्हिच हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को पिंक कौन बनाता है, जरा बताओ मुझे। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को पिंक बेस बनाते हैं, एसिड बेस बनाते हैं। फिनोल्फथालीन जो है एसिड के प्रेजेंस में तो कलरलेस रहेगा और बेस के आते ही पिंक हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे बताइए, बेस हमें चाहिए, मतलब एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स टर्न फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक, कौन पिंक बनाएगा? बेस पिंक बनाएगा। तो किसके ऑक्साइड्स बेस होते हैं आप वो पता करो, एसिड के ऑक्साइड्स बेस होते हैं या मेटल के ऑक्साइड्स बेस होते हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बेस होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बेस होते हैं।
तो इसमें से आप जो जो जोड़ी मेटल्स की है वो आप टिक कर दीजिए, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स ही होंगे जो फिनोक्सिलिन को पिंक बनाएंगे, याद रखना। तो यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम क्लोर और कार्बन दोनों मेटल नहीं है, यहाँ दोनों मेटल नहीं है, यहाँ दोनों मेटल नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ओके चैम्प्स। अच्छा, मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ। अच्छा नहीं, अभी नहीं मिटाता, और आपको लगता है कुछ काम का था तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं अपने सॉल्यूशन मिटा देता हूँ। सॉल्यूशन मिटाने के बाद, अच्छा जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया वो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन जो है मैंने उनको छोड़ रखा है। ओके चैम्प्स, है ना, सिर्फ सॉल्यूशन छोड़ रखा है मैंने, ताकि आप आराम से सिर्फ सॉल्यूशन का ही स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ किसी का सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं मैंने नहीं टिक किया, हाँ इसका ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड्स विद अ फंक्शनल ग्रुप। हाँ इतना ही आसान आएगा पेपर। ब्यूटेनोन जो है वो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो मैं आपको बता दूं, ये है कार्बन, ये अगर ऐसा है तो ये कार्बोक्सिलिक, अगर ये ऐसा है तो ये एल्डिहाइड, और अगर ये ऐसा है तो ये कीटोन, और कीटोन को कहते हैं ब्यूटेनोन, तो कीटोन को कहते हैं ओन, कार्बोक्सिलिक को कहते हैं ऑइक, और एल्डिहाइड को कहते हैं अल। तो ब्यूटेनोन में क्या आएगा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड? सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो फिर से जान लीजिए। जिसके लास्ट में ओन होता है, क्या होता है, ओन, वो होते हैं कीटोन। तो आंसर क्या है आपका, कीटोन इज द आंसर। तो चैम्प्स जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और मैंने बढ़ा दिया। Assertion region, carbon forms strong bond with other elements making these compounds exceptionally stable. कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये assertion है। रीजन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज ड्यू टू स्मॉल साइज। चैम्प्स सबसे मेन चीज है कि कार्बन जो बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है चैम्प्स, कोवलेंट बॉन्ड, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनाता है। अगर कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं लेकिन आयनिक बॉन्ड से स्ट्रांग नहीं होते। तो कार्बन जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है लेकिन आयनिक बॉन्ड से स्ट्रांग नहीं बनाता। तो कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग नहीं होते इतने, तो कार्बन फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज ड्यू टू स्मॉल साइज। अगर स्ट्रांग बॉन्ड बन गया कार्बन का तो इसकी छोटे साइज होने की वजह से ही बनता है। आंसर इज यस, क्योंकि कार्बन में देखो कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 1 and 2, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये जो बाहर वाले 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। इसका साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के बहुत पास है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो छोटे साइज की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो ये सही है। तो इसमें आप ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन में शायद ऑप्शन डी होगा कि assertion is false, reason is correct. Got it champs? Okay, let's go to the next one. What is thermite reaction? बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में, मैं बता रहा हूँ आपको। What is thermite reaction? थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? मेटलर्जी आपने पढ़ा है, मेटलर्जी में जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स में से। गॉट इट, नॉट इट? यस यू गॉट इट। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स में से। तो हाउ इज इट यूज्ड टू, तो हम वहां पे मेटलर्जी एक प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है थर्माइट रिएक्शन, क्या होती है। हाउ इज इट यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट्स। रेलवे ट्रैक या क्रैक मशीन पार्ट को कैसे जोड़ने के लिए थर्माइट रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन कैसे कलर का होता है आप सबको पता ही होगा, है ना, ग्रे कलर का, Fe2O3। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल निकालना है, मेटल ऑक्साइड है उसमें से मेटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे मेटल ऑक्साइड को किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से मिला दूंगा, जैसे ये एक मेटल ऑक्साइड है, इसको मैंने मिला दिया किसी दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल से, लेट्स से कर देते हैं किसी दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल से, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। गॉट इट चैम्प्स? एल्यूमिनियम जो है आयरन से
ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा अपनी तरफ। काल से आयरन इज रिड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो सब्सटेंस है, ये रिड्यूस हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम यहां से ऑक्सीजन खींच लेगा और ये बन जाएगा Al2O3 और आयरन मुझे अलग मिल जाएगा Fe। ये तो हो गई रिएक्शन। अभी आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, बिना बैलेंस के आप पेपर में नहीं छोड़ेंगे इसको। चलिए दूसरी बात हम करते हैं पहले ये कि जब ऐसा होगा तो मुझे मेटल तो मुझे आयरन चाहिए था, आयरन मिल गया, लेकिन जब आयरन फ्री मिल गया इस प्रोसेस में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी गर्मी प्रोड्यूस होती है कि जो मुझे जो आयरन मिलता है ये आयरन मॉल्टन स्टेट में मिलता है, पिघला हुआ आयरन। अभी जो पिघला हुआ आयरन है इसको जब रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स अगर ये है, अगर मैं इस रेलवे ट्रैक के बीच में ये पिघला हुआ ये जो मॉल्टन आयरन है वो मैं डाल दूं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसकी सांसें भर जाएंगी, इसके दरारें खत्म हो जाएंगी और रेलवे ट्रैक स्मूथ हो जाएगा? क्योंकि जब दो कैंडल को अगर आपको जोड़ना होता है क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी कैंडल को मेल्ट करो और दोनों कैंडल को ऐसे जोड़ दो, कैंडल क्या होगी, वो पूरी एक कैंडल बन गई। वैसे ही ये थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन में हम आयरन ऑक्साइड को किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें आयरन अलग मिल जाता है और वो हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन को ले लेता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस प्रोसेस में जो मॉल्टन आयरन निकलता है, जितनी हीट निकलती है कि वो आयरन जो होता है वो मॉल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन निकलता है। वो पिघला हुआ आयरन हम अलग अलग मशीन पार्ट में, क्रैक्ड मशीन पार्ट में या फिर रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम डाल देते हैं और वो सांसें भर जाती है, वो गैप फिल हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन से इग्निशन चाहिए होती है। मेरा कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ब्लैक से लिख देता हूं। मैग्नीशियम या रिएक्शन इज इग्नाइटेड with burning मैग्नीशियम रिबन। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जो हीट की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत जो इग्निशन की जरूरत होती है, उसमें भी हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो चैम्प्स ये हो गया, जरा इसको बैलेंस कर लो माय डियर चैम्प्स। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आयरन है तो यहाँ पे भी 2 आयरन होने चाहिए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और वहां पे भी 3 है। काम हो गया हमारा। हाउ इट इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स पता लग गया। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन पता चल गया। थर्माइट रिएक्शन इट इज द process of metallurgy in which metal oxides या less reactive metal oxides are treated with the highly reactive metals in which heat is evolved in sufficient form, है ना, heat is evolved in sufficient form and the molten metal is used to fill the cracked part of railway tracks and machines. Got it, not it? Yes, you got it. Then go to the next one. In the electrolysis of water का क्या मतलब होता है? पानी को इलेक्ट्रो मतलब बिजली, सब जानते हैं, है ना। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइजिस मतलब तोड़ना, तो बिजली की सहायता से किसी चीज को तोड़ना। वाटर को ही तोड़ दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। कैसे? मेरे पास H2O था, यहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जिसकी वजह से H2O जो था वो टूटा H2 और O2 में। हुआ कैसे? आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, ये रिएक्शन पढ़ी होगी। इसमें आपने यहाँ पानी लिया था, कैथोड और एनोड लगाया था। कैथोड और एनोड जब आपने लगाया, जब पानी जो था, वाटर जो था, जब वो टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव O नेगेटिव, नॉट O नेगेटिव, हाँ H पॉजिटिव रहता है, O नेगेटिव रहता है। जब ये टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा, यहाँ पे 2 H आयंस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव किस तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ। यहाँ पे बना है, ये पूरा पानी है, इसमें एक कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। पानी जो है जैसे करंट आएगा पानी जो होगा स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन टूट जाएगा और ऑक्सीजन भी
टूट जाएगा, जब ये स्प्लिट होंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गए। अभी आयंस अलग अलग पोल्स पे भागेंगे, जो प्लस है वो माइनस की तरफ भागेगा, जो माइनस है वो प्लस की तरफ भागेगा। अब मुझे बताइए, इसको मैं साफ कर दूं जरा। एनोड प्लस होता है कि माइनस, और कैथोड प्लस होता है कि माइनस? तो कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। ओके चैम्प्स, तो एनोड पे कौन जाएगा, H2 प्लस या O माइनस? तो एनोड पे जाएगा O माइनस, 2 O माइनस जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा O2, क्योंकि एनोड प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे। गॉट इट चैम्प्स? अच्छा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्चुअली 2 माइनस होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस होती है, तो ये O2 माइनस जाएगा, ठीक है। और मुझे एनोड में मिलेंगे ऑक्सीजन गैस मिलेगी, कैथोड पे क्या मिलेगा, H प्लस 2 बार जाएगा और मुझे यहाँ पे H2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2 O2 माइनस जाएंगे और मुझे 2 O2 मिल जाएगा। क्लियर है चैम्प्स? तो होता है क्या है, ध्यान देना, ये तो कैथोड पे मिला, ये एनोड पे मिला। अब ध्यान से देखो, H2O में नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड कैथोड, तो एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन द अदर? एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे इलेक्ट्रोड से ज्यादा गैस मुझे मिली, क्यों? सबसे पहले कौन सी गैस ज्यादा मिलेगी? अब मुझे बताओ, वाटर के अंदर कौन सी गैस ज्यादा है? वाटर के अंदर कौन सी गैस ज्यादा होगी आपके हिसाब से? H2O, हाइड्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है? यस, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? वही रीजन जो अभी मैंने आपसे पूछा। वाटर में 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हमेशा स्प्लिटिंग के बाद हमेशा हाइड्रोजन डबल मिलेगा ऑक्सीजन से। गॉट इट चैम्प्स? क्या कि इन water molecule hydrogen has 2 atoms and oxygen has only 1 atom. For that reason hydrogen will be double in the amount comparing oxygen. Got it? Not it? Yes, you got it. Okay, what would happen if dilute H2SO4 is not added to water? अगर आपने एक्टिविटी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो पढ़िए। और अब देखेंगे कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हम यहाँ पे पानी भी रखते हैं इसके अंदर, और इस पानी में हम क्या रखते हैं, एक एसिड रखते हैं। कौन सा एसिड? H2SO4। ये एसिड डालना क्यों जरूरी है? बहुत सिंपल सी बात है, पानी में करंट नहीं चलता। हाँ, सही सुना आपने, पानी में करंट नहीं चलता। पानी में करंट तभी चल सकता है जब पानी में करंट को चलाने के लिए चार्जेस होंगे, इम्प्यूरिटीज होंगी या कोई एसिड होगा। तो जब ये एसिड हम पानी में डालेंगे तो एसिड पानी में जाने के बाद H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, और जब ये एसिड स्प्लिट हो जाएंगे, जब चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये एसिड आराम से फ्लो करेगा पूरे के पूरे लिक्विड में। और जब ये फ्लो करेगा, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हो, जब चार्जेस फ्लो करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो हमें इस सिस्टम में करंट को फ्लो कराने के लिए एसिड का डालना जरूरी था। तो एसिड क्यों रिक्वायर्ड होता है? करंट चलाने के लिए। अगर एसिड नहीं डाला तो करंट फ्लो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं ही पढ़ रहा हूं, एक आधे आप भी पढ़ो। अ कंपाउंड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम has a property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify the compounds and write its chemical formula. Write the chemical equation for its preparation. Mention any one use of compound. जरा पढ़ो और समझो, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, एक ऐसा कंपाउंड जो जिप्सम से प्रोड्यूस होता है, जो जिप्सम से बनाया जाता है। आंख बंद करके बता दो कि पूरे एसिड बेस के चैप्टर में जिप्सम से सिर्फ एक ही कंपाउंड बना है, उसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? तो नाम तो हमने पता कर लिया उस कंपाउंड का। अब POP जो जिप्सम से बनता है, POP की यूज आप बता सकते हो? POP की यूज तो बच्चा जो मजदूर होते हैं बाहर वो बता देते हैं। क्या दीवार टूट गई है, अरे POP भर दो, है ना? POP का वही तो यूज है। तो POP से खिलौने बनाए जाते हैं, POP से हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग में, या कहते हैं फिनिशिंग लाने के लिए दीवारों पे यूज करते हैं।
बहुत सारी यूजेस है। तो पीओपी के यूजेस आपको पता चल गए, कंपाउंड का नाम पता चल गया जो जिप्सम से बनता है, इसको बनने की प्रक्रिया भी बतानी है, चलिए बता देते हैं। जिप्सम पता है क्या होता है आप सबको? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर हम इसको गर्म करें जेम्स, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो इसमें से 1.5 H2O वेपराइज हो जाता है, अलग हो जाता है, और बचा हुआ जो सब्सटेंस है वह CaSO4 और हाफ H2O और CaSO4 हाफ H2O, ये हो जाता है हमारे पास। दिस इज व्हाट? दिस इज जिप्सम, सॉरी दिस इज पीओपी। यही तो पीओपी है। और पीओपी का यूज क्या है? पीओपी का यूज सबको पता है, कहाँ का यूज होता है? मैं इसको पे लिख देता हूँ, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कलर से लिख दो चैम्प्स, किससे लिखूं? नहीं, चलिए रेड से लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये है रेड कलर, इसको मैं प्यार से रेड कलर बोलता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जेम्स, कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 आ जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसको आम भाषा में कहते हैं पीओपी। क्लियर है? कंपाउंड जो जिप्सम से बना था ये है जिप्सम, ठीक है, आपको लिखा है ना यहाँ पे जिप्सम, तो ये आपका जिप्सम ये था, इससे बना एक हार्डनिंग सब्सटेंस, पीओपी एक हार्डनिंग सब्सटेंस है। ओके चैम्प्स, ओके। नाउ केमिकल फॉर्मूला पता लग गया आपका। राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दिया आपने। मेंशन एनी वन यूज, बहुत सारे यूजेस हैं, फिलहाल लिख दो कि फॉर मेकिंग टॉयज, दैट्स इट, ठीक है। ये टॉयज बनाने के लिए काम होता है, मिट्टी के बर्तन, सॉरी मिट्टी के खिलौने जो होते हैं इससे बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। इसके आइसोमर्स बताने हैं। आप सबको पता है आइसोमर्स क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ उन्हीं केमिकल्स, उन्हीं एक फॉर्मूले में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन्हीं को आगे पीछे करके कुछ कोई नई चीज बनानी होती है ना। केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होता है। तो चलिए, इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो आप 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन ले लिए। ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ सकते हो? ओके देखिए, सिर्फ 3 ही कार्बन है, इसलिए हम कार्बन को इधर हम इसलिए हमारे पास कार्बन को कई अलग अलग तरीके से अरेंज करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर 4 कार्बन होते तो 1 2 3 4, एक बार ऐसे 1 2 3 एंड 4, उन चारों को हम ऐसे अरेंज कर सकते थे। पर यहाँ पे कार्बन के चेन के साथ कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 करते हैं और ये 3 कर देते हैं तो ये और ये अलग नहीं है, सेम है। हम बस ये बोलेंगे कि चेन जो है वो मुड़ गई है, ठीक है। तो ये कोई ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे 3 ही कार्बन है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अरेंज कार्बन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो गई। अच्छा, वो 3 ही कार्बन है। अब क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ही हम घुमा सकते हैं इधर से उधर, तो ऑक्सीजन को एक बार आप यहां रख सकते हो और ऑक्सीजन को एक बार यहां रख सकते हो। अब आप कहेंगे सर यहां क्यों नहीं रख सकते? ऐसा भी तो कर सकते हैं। जी नहीं, ये और ये सेम ही है। अगर मैं ऑक्सीजन यहां रख देता हूं तब भी ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है, और अगर मैं ऑक्सीजन यहां रख देता हूं तब भी ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन पे ही है चैम्प्स। गॉट इट? तो मैं एक ही लेता हूं, तो एक ले लेता हूं ये वाला। बचा क्या? अब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करने हैं। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड खाली है, इसके पास 2 बॉन्ड खाली है। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। जहां कुछ नहीं लगा वहां हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। तो इसके पास 4 बॉन्ड है, लेट्स सी। इसके पास 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 3 ही है ना, 4 नहीं है, तो चौथा मुझे यहां लगाना पड़ेगा।
तो एक तो ये बना दिया मैंने, देखो जरा, C3H6O, तो C3 1 2 3, C इस C3 है, H6 1 2 3 4 5 6, H इज 6 और एक O है, फिट है। हर कार्बन के पास कम से कम नहीं, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। चलिए इसके 4 बॉन्ड देखते हैं हम लोग। 1 2 3, पेपर से ज्यादा तो बोर्ड ने तंग कर दिया मैं, है ना, पेपर तो आसानी था। ओके, कार्बन के पास 4 बॉन्ड आ गए ठीक है, इस कार्बन के पास क्या H लगेगा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, कोई H नहीं लगाना, है ना, 4 बॉन्ड इसके पास है। इसके पास एक बॉन्ड है 3 4 5, ओ सॉरी 2 3 4। चलिए इसका फॉर्मूला जरा लिख के देखें, 1 2 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, H6O 3 एंड 3। ऐसा नहीं था ये, है ना, क्या C3H6O, 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 क्या ये दोनों आइसोमर्स बन चुके हैं? यस, मैंने एक ही फॉर्मूले से तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए हैं। देखिए ये अलग स्ट्रक्चर है और ये अलग स्ट्रक्चर है। हाँ, आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा। क्या नाम को पता होगा? क्या है ये? 1 2 3 3 कार्बन है तो ये प्रॉप, सिंगल बॉन्डेड है तो सारे एन, प्रोपेन। बीच में कौन सा ग्रुप लगा है? जरा ध्यान से देखो चैंप्स, बीच में कौन सा ग्रुप लगा है? अब ध्यान से देखेंगे तो बता पाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप होता है। ये होता है कीटोन, तो कीटोन को बोलते हैं ओन, तो प्रोपेनोन। तो ये आपने बनाया, ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रोपेनोन का। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है CHO। CHO को क्या बोलते हैं? CHO को क्या बोलते हैं चैम? CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन, और जब एल्डिहाइड लगा हो तो क्या पढ़ते हैं उसको? अल, तो प्रोपेनल। ओके, तो C3H6 और O से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 2। कौन सा? एक बनेगा प्रोपेनल, मतलब एक बनेगा एल्डिहाइड, एक बनेगा एल्डिहाइड, और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा कीटोन। गॉट इट चैंप्स? आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने, इस पे बात करते हैं। An experimental setup was placed in a laboratory by the teacher for class 10 students as shown in the figure A, in which an iron nail was placed in copper sulfate solution to record the observation. After a few hours, the students noticed the change as shown in the figure. The teacher guided them to write the observations. अभी आप फिगर आप देख लो ध्यान से, अच्छे से, शायद ये आपने पहले भी कभी देखा हो। ओके, अब देखने के बाद आगे बात करते हैं। क्या पढ़ लिया सारा आपने? कोई दिक्कत तो नहीं है? Now, answer the following question based on the observation. Student, notice the change in the color of copper sulfate solution. What is the change and why it happened? यहाँ पे आयरन नेल था, कॉपर सल्फेट में हमने डाला और थोड़ी देर बाद ये ब्राउन हो गया, ग्रीन्स। ठीक है, होता क्या है? कॉपर सल्फेट जो होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो होता है ब्लू कलर का होता है। इसमें हमने आयरन डाला, आयरन नेल डाला। ठीक है, आयरन नेल डाला, ये कॉपर सल्फेट था, उसमें हमने आयरन नेल डाला। अब सबको पता है जब भी कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाला जाता है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होता है? आयरन के ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या होता है? आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट बना देता है। आप कहोगे सर ये कलर मत चूज करो, ये दिख नहीं रहा है, पर इसलिए किया है क्योंकि ये पहले जो होता, ये पहले इस कलर का होता है मेरे पास सॉल्यूशन, ब्लू कलर का। देखो रिएक्शन में ब्लू कलर का है, जैसे उसमें आयरन जाता है
आयरन इस रिएक्शन को ग्रीन बना देता है। इतना ग्रीन तो नहीं बनाता पर थोड़ा ग्रीनिश बना देता है। आपको के साइड तो ब्राउन है, सॉल्यूशन ग्रीनिश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट से सल्फेट तो निकल गया, आयरन के पास चला गया, कॉपर बच जाएगा अकेला। अब जब कॉपर जो अकेला बच जाएगा, वो कॉपर जो है वो आयरन पे चिपकना शुरू या लगना शुरू हो जाएगा, आसपास आयरन को पूरा घेर लेगा। आयरन पे जब कॉपर लग जाएगा, कॉपर किस कलर का होता है? ब्राउनिश कलर का। तो जब जो फ्री कॉपर है वो आयरन नेल पे लगना शुरू हो जाएगा। फिर से रिएक्शन में कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, जैसे ही आयरन नेल जाएगी, आयरन जो है कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाना शुरू कर देगा, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा ग्रीन कलर का। और जो आयरन फ्री हो गया वो आयरन फ्री होकर नेल पे लगना शुरू हो जाएगा, वो नेल ब्राउनिश कलर की होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लग जैसे इस पे जंग लग गई है। दिस इज द रिएक्शन, गॉट इट चैम्प्स। और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, आप सब जानते हैं। ओके, केमिस्ट्री का पार्ट खत्म। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, ऑल सॉल्व विद देम। ओके, पढ़ो बढ़ो, बाय। Hello students, today we will discuss the solution of sample paper 1 bio part, right? आज हम bio को discuss करेंगे। तो let's start. So the question number 8 से आपका bio start होता है बच्चे। Which of the following has the longest small intestine? किसका small intestine सबसे longest होता है? We know that आपके herbivores जो होते हैं उनका आपका small intestine का length सबसे ज़्यादा होता है। तो answer will be your C part. That is herbivore. Okay, yes, so answer will be herbivore. Okay, now the next is human males have 23 pair of chromosomes in their cell, and female also has 23 pair of chromosomes, but when they combine or after fusion, why don't an offspring have 46 pair of chromosomes? Very interesting question. बट वी नो दैट यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, पहले आप लोग उसको करेक्ट करो बच्चों। यहाँ पे ये माइटोसिस नहीं होगा, ये होगा आपका मियोटिक, राइट? मियोटिक, और वी कैन से मियोसिस, राइट? आपका क्या होगा बच्चे, आप लोगों को पता है आपके जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं? बाई माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स अगर 46 क्रोमोसोम है तो आपके सोमेटिक सेल्स डिवाइड होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, दैट इज 46 ओनली। बट जब भी आपका मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, तब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, राइट? तो आपके ऑप्शंस बनते हैं मियोटिक अकर, और वी कैन से मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन विच हाफ द क्रोमोसोम। सेकेंड, माइटोसिस अकर इन गैमीट विच रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज रॉन्ग, कभी भी माइटोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं होते हैं। माइटोसिस अकर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, नो, बिल्कुल भी नहीं। माइटोसिस इन जाइगोट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, नो। सो द करेक्ट वन विल बी ऑप्शन ए, that is meiosis occur during gamete formation which halves the chromosome, right? Next is, which of the following is the correct sequence of air passage during inhalation? We know that सबसे पहले आपका आता है nostril के बाद nasal passage, then pharynx, then your pharynx के बाद क्या आएगा? larynx, your windpipe, trachea, and then lungs, trachea, alveoli, okay, और air sac। तो देखते हैं नॉस्ट्रिल, लैरिक्स, नो, बिल्कुल गलत है बच्चे, क्योंकि नॉस्ट्रिल के बाद आपका फेरिक्स आना चाहिए। सो दिस इज नो। नेसल पैसेज, ट्रैकिया, नो। लैरिक्स, नॉस्ट्रिल्स, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉस्ट्रिल, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोली। एल्वियोली को एयर सेक भी बोलते हैं, ट्रैकिया को वेंट पाइप भी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स, वाई एंड जी इन द फिगर। एक्स से स्टार्ट करते हैं बच्चे, दिस वन इज एक्स एंड वी नो ये कौन से सेल है? आपके शियोन सेल्स है। द मेन रोल ऑफ, तो आपका ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि एक्स क्या है? शियोन सेल्स है। शियोन सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? मेलेनिन, आपकी जो शीट होती है, लेयर होती है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज, नाउ वाई पे जाते हैं। वाई, दिस ये इधर इंडिकेट कर रहा है, एंड वी नो यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, नो, this is correct, and the last one is Z, this is dendrites। तो आपका जो करेक्ट होगा that is option D is correct, Schwann cells, nucleus and dendrites। Moving ahead,
Examine the illustration of the pollen crystal interaction. The name and number of the structure produced by the part Q. यहाँ पे क्या है बच्चे, ये आपका पोलन ग्रेन आया है. पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल न्यूक्लियस, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं. और कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 2. तो आंसर ए इज करेक्ट. बी है फीमेल गैमीट, नॉट एट ऑल, राइट. 1 नो. मेल गैमीट 1 नो. आपके मेल गैमीट्स होते हैं बट नंबर कितना प्रेजेंट होता है? 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Next question. Inheritance from the previous generation provides subtle changes in the body design for the next generation. Second, इसका reason दिया है. Greater diversity will be generated if asexual reproduction is involved. ये तो बिल्कुल statement आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है. No, because we know that आपका diversity variation आपको sexual reproduction से मिलता है, right? तो first point थोड़ा contradictory है. यहाँ पे इन्होंने सही भी बोला है बट ये कंप्लीट स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट भी नहीं है. अगर यहाँ पे होता इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक डिजाइन एंड सटल चेंजेस देन ये परफेक्ट होता. तो मैं इसको दोनों स्टेटमेंट को assertion एंड रीजनिंग बोथ आर फॉल्स. ओके. 19. A tiger has a shorter small intestine where a deer has a longer small intestine. Reason, the length of the small intestine depend on the type of the food animal eats. Both are correct. Yes. इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपके जो हर्बीवोर होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा होता है, राइट. आपको पता है आपका जो टाइगर है वो कार्निवोर है, राइट. तो उसका जो इंटेस्टाइन का लेंथ रहेगा वो शॉर्ट रहेगा कंपेयर टू डियर. उसका इन्होंने बहुत अच्छे से रीज़न दिया है बिकॉज आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड हैबिट पे भी डिपेंड करता है और हाइट पे भी डिपेंड करता है. तो बोथ आर करेक्ट, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. Different part of brains are associated with specific function. Name the part of the human brain which perform the following function. First is sensation of feeling full. आपको कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका हाइपोथैलेमस. ओके. सेकेंड, वॉमिटिंग. वॉमिटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. राइट. नेक्स्ट इज पिकिंग अप ऑफ पेंसिल. जो आपकी फाइन ग्रिप्स होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम. राइट. राइडिंग अ बाइसिकल, अगेन आपका ग्रिप, आपका पिकिंग समथिंग, राइडिंग समथिंग, इसके लिए अगेन सेरिबेलम पार्ट ही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ए इज हाइपोथैलेमस, बी मेडुला ऑब्लोंगाटा, सी सेरिबेलम, एंड अगेन राइडिंग ऑफ बाइसिकल, cerebellum. Next question. Draw a systematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide in human body. Basically बच्चे आपको पूरा ट्रांसपोर्ट समझाना है. आप लंग से स्टार्ट करेंगे, देन हार्ट से बॉडी से अगेन आपके कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, एंड हार्ट से अगेन आपके लंग्स के पास. ये आपको एक एल्वियोली, एक सैक बनाया है, राइट. एयर सैक बनाया है. वहां से क्या हुआ बच्चे? आपका ऑक्सीजन किधर आया? पल्मोनरी वेन में. नाउ पल्मोनरी वेन इसको कहाँ लेके गया? आपके हार्ट के पास, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के पास. उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होते होते कहाँ गया? बॉडी में. एंड बॉडी से आपका ऑक्सीजन कहाँ आया? आपकी टिश्यूज के पास, बॉडी टिश्यू के पास. बॉडी टिश्यू ने क्या दिया फर्दर? उसको CO2 दिया. एंड देन आपका ये CO2 कहाँ गया? आपके हार्ट के राइट आर्ट्रियम के पास, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से देन आपकी कौन पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास. एंड ये CO2 कहाँ चला जाएगा? आपके एल्वियोली सेक में और एयर सेक में. तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन के लिए. आई होप आप लोगों को क्लियर है ये. यस. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जो आपका हार्ट परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल, राइट. एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए ब्लड आपके हार्ट के पास 2 टाइम्स आता है. उसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. ओके. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल, राइट, हार्ट आपका जो ब्लड है, ब्लड कम्स टू हार्ट 2 times. That's called double circulation. You can draw this diagram as well, which is visible to all, right?
Next is bile juice doesn't contain or have any digestive enzyme but still play a significant role in the digestion. You have to justify the statement. बच्चे मेन बाइल बिल्कुल सही बोला है, मैंने आप लोगों को पहले भी हमेशा ये बताया है, बाइल कभी भी फूड डाइजेस्ट नहीं करता. द मेन रोल ऑफ बाइल इज फर्स्ट टू प्रोवाइड the alkaline condition, okay, alkaline condition provide करता है. And second major role is it helps in fat digestion. Second, it helps in fat digestion. How it helps in fat digestion? By emulsifying the fat. What do you mean by emulsifying the fat? Converting large globule of fat into smaller fat globules. This is called emulsification. Right? तो आपके बाइल का क्या रोल होता है? एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करना एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. इट itself don't digest the fat, it just helps in digestion by emulsification. Okay, so I hope आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है ये. Next is, what are the biotic factors, abiotic factors of an ecosystem, and you have to give the example. Very simple one. Abiotic factors and biotic factors. Your biotic factor consists of or components of living thing. राइट, आपका जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग थिंग है, इट मेक्स द बायोटिक फैक्टर. ए बायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, एग्जाम्पल यू हैव टू गिव. तो लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल रहेंगे योर प्लांट्स, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, decomposers, all will be the example of biotic factors, living thing. Abiotic involve soil, water, air. All these include abiotic, non-living things. Okay. Next is, explain the way in which glucose is broken down in absence of oxygen. Now, we know that अभी किसकी बात चल रही है? Anaerobic respiration की बात चल रही है, right? जैसे ही आप absence of oxygen सुनेंगे, it means आपका anaerobic respiration आपको explain करना है, right? एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका यीस्ट में होता है एंड फ्यू बैक्टीरियाज में भी होता है. नाउ व्हाट विल हैपन? योर ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट. ये फर्स्ट स्टेप, राइट, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, this pyruvate will convert into ethyl alcohol, or we can say ethanol, right? And this step is called fermentation. इसे हम fermentation भी कहते हैं, right? Plus CO2 plus energy. Okay, so आपको ये explain करना है. What are the ways in which glucose, it will first break down into pyruvate, that is called glycolysis, and this pyruvate in the absence of oxygen will convert into ethanol, CO2 and energy, and this step is called fermentation. Yes. Next is, why are green plants called producers? Yes, A, because very simple, they are autotroph, they perform photosynthesis, they can make their own food. As they can make their own food, they can make their own food, that's why they are called producers. They can use the inorganic material present in the atmosphere, right, your CO2, your water, and can convert it into glucose. That's why they are called producer. Second one is, in the following food chain, 5 joule of energy is available to men. How much energy was available at producer level? आप लोगों को पता है फूड चेन के बारे में बच्चे, राइट? वी नो दैट इन फूड चेन आपका पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर. ऐसा ही होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट, आप लोगों को हमने ये भी बताया था 10% लॉ. 10% लॉ क्या कहता है? आपका सिर्फ हर लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा? 10%. तो अगर मैं ये बोलती हूँ आपका क्या है, जरा रखते हैं दोबारा से, प्लांट, शीप एंड मेन. आई नो कि आपके मेन के पास कितना है? 5 जूल. अगर मैन के पास 5 जूल है, इसका मतलब शीप ने अपना सिर्फ 5 जूल 10% उसको ट्रांसफर किया है,
तो इनके पास कितना होगा 50। अगर शीप के पास 50 आया इसका मतलब प्लांट्स के पास कितना होगा 500 जूल। तो आंसर विल बी 500 जूल, राइट। ये क्वेश्चन किस मेथड को यूज करता है 10% लॉ को। अगर आपको 10% लॉ पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ द सी पार्ट in a food chain consisting of snake, insect, grass and frog, assign appropriate trophic level. Very simple one. ये यहीं से हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले आप लोगों के क्या आते हैं, सी पार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रास, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, ओके, पी फॉर प्रोड्यूसर। देन आपके प्राइमरी कंज्यूमर विल बी इंसेक्ट्स, राइट। इंसेक्ट्स को कौन ईट करेगा बच्चे, इंसेक्ट को ईट करेगा फ्रॉग, ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देन फ्रॉग को ईट करेगा फ्रॉग, एंड देन फ्रॉग को ईट करेंगे स्नेक, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। तो फ्रॉग का क्या हुआ अप्रोप्रिएट लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओके। आई होप आप सबको क्लियर है, राइट। ये फूड चेन से आपको क्वेश्चन आया है। Now coming to the next one. In the diagram of human male reproductive system given here, you have to tell what are these parts. Part A and B. First A कैसे recognize करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत confuse हो जाते हैं prostate gland में और seminal vesicles पे। बच्चे prostate gland ना आपको पूरा balloon like structure दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए पूरा जो B है that is round, right? तो A में आपका A जो है A part that is seminal vesicle, right, and your B is prostate gland, okay। कैसे पता चला, आपका सेमिनल वेसिकल दे आर 2 in number और वो पिरामिड शेप के होते हैं, राइट। पिरामिड शेप में दिखाई देगा आपको कुछ इस तरीके से, पिरामिड शेप में, ओके, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। और सेमिनल आपके जो सेमिनल वेसिकल्स आपके पिरामिड शेप में दिखते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड कंप्लीटली राउंड बलून शेप होते हैं, ओके। Now the next हमें A और B पता लग चुका है। Coming to the B part, name the hormone produced by organ X. Organ X है क्या, organ X is testes, and testes क्या produce करेगा, X is testosterone. It will produce a hormone that is testosterone. And testosterone का क्या रोल रहता है बच्चे ह्यूमन बेल में, we all know। एक तो फंक्शन रोल will be sperm formation, main sperm, or we can say gamete formation, right। and second is आपकी बॉयज में, मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते हैं, राइट। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, आई कैन से ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। मेन रोल टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट इज mention the name of the substance that are transported by tube C and tube D. पहले ट्यूब सी पे फोकस करते हैं बच्चे। आपका ट्यूब सी क्या है, ये स्पर्म कैरी करेगा, तो ये कौन सी ट्यूब हुई, ये आपकी वॉस डेफरेंस है, राइट। जो टेस्टिस से निकलता है ट्यूब दैट इज वॉस डेफरेंस, एंड वॉस डेफरेंस क्या कैरी करता है, वॉस डेफरेंस कैरी करता है स्पर्म, तो सी का आंसर होगा स्पर्म, ओके। D इज वॉट, D कैरी करेगा यूरिन, क्योंकि यहां से ये ब्लैडर से भी कंबाइन होता है, एंड D विल कैरी यूरिन। आई होप आपको ये पिक्चर इमेज क्लियर है। व्हाट इज A, B, राइट। दिस ऑर्गन testes, and they will secrete a hormone testosterone that will control the sperm formation and secondary sexual characteristics, okay। So the next one, द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन, आपके पास एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है बच्चे, राइट। और आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्योर प्लांट को ही आपस में ब्रीड कराया है कि नहीं। अगर प्योर प्लांट है आपस में डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंसीडर कर रहे हो, तो आपका रेशियो रहेगा 9:3:3:1, सिंपल, राइट। क्योंकि F2 का हमें पता है F2 जनरेशन में क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द in the F2 generation of a cross, it was observed that the phenotypic ratio of progeny having different trait is 485:165, यानी कि almost 3:1
1, राइट. व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज दिस? हमें पता है बच्चों 3:1 किसकी रेशियो होती है F2 जनरेशन में? आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो आंसर विल बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर किया है, और सिंगल ट्रेट को जब हम लेंगे आपका F2 जनरेशन आएगा, रेशियो जो आएगी दैट विल बी 3:1. नेक्स्ट इज a cross between the purple flower of a pea plant and white flower resulted in all F1 progeny that had purple flower. Why? Because we know that आपके जो dominant characteristics होती हैं वही express होंगी. इसमें जो purple है वो कैसे है? Because purple is a, जो allele है जो purple, that is a dominant one, right? तो जो dominant होगा वही express होगा. That's why F1 progeny will have all पर्पल फ्लावर. थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको क्लियर है, राइट. इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर 2. थैंक यू सो मच.